दिनेश, तकरीबन कितने लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है? देखिए, महाराष्ट्र से करीब अब तक जो है 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी गई है, कुछ अन्य जो संदिग्ध हैं पीएफआई के, उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। कुछ घंटे बाद शायद उन्हें भी जो है आधिकारिक रूप से गिरफ्तार दिखा दिया जाएगा। अभी जो कार्रवाई चल रही है, एटीएस और स्थानीय पुलिस का यही कहना है कि वो एविडेंस जो है, अब जहां पर छापेमारी की गई वहां से मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, कैश और बाकी अन्य जो टेक्निकल एविडेंस के अलावा उसे इकट्ठा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनके संपर्क में और पीएफआई के कौन सदस्य थे उनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। एक और अहम चीज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल ही रात को जो है बाकायदा जिन जिन लोगों पर कार्रवाई करनी, उनकी तस्वीरों के साथ हर एक डिटेल जो है महाराष्ट्र के जिन इलाकों में एक्शन होना है उन्हें वहां की स्थानीय पुलिस को, लोकल क्राइम ब्रांच को और महाराष्ट्र एटीएस को दे दिया गया था, क्योंकि इनका नेटवर्क काफी जमीन से जुड़ा हुआ है। इतने माइन्यूट लेवल पर यह काम करते हैं कि इन्हें ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए अब तक पहले दिन से जो कार्रवाई की गई थी और जो फ्रेश गिरफ्तारियां हुई थी पिछले हफ्ते, उसी के आधार पर ये नए इनपुट्स दिए गए थे और अब कार्रवाई चल रही है। अब से कुछ घंटे बाद एटीएस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। एक और अहम चीज कि कौन कौन से नेता इनके टारगेट पर थे और किन्हें उस टारगेट को एग्जीक्यूट करने का काम दिया गया था, उन्हें भी आइडेंटिफाई करने का काम जो है फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। इसके साथ ही में जो है जो टेक्निकल एविडेंस मिले थे, वीडियो फॉर्म में जो एविडेंस मिले थे, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। एक सबसे अहम मुद्दा जो इस पूरे कार्रवाई में निकल कर आ रहा है, महाराष्ट्र पुलिस उन युवाओं की पहचान करना चाहती है जिन्हें धार्मिक पढ़ाई के नाम पर पीएफआई द्वारा कथित रूप से गुमराह करने की कोशिश की गई और कथित रूप से उन्हें देश के खिलाफ भड़काया जा रहा था। क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस का दावा यही है कि देश के राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश जो है वो पीएफआई द्वारा हो रही है। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों में ये तमाम पीएफआई के जो सदस्य हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जिन पर कार्रवाई की जा रही है वो तमाम लोग शामिल थे। तो इसी जो दावा एटीएस ने किया उसके खिलाफ, उसी को लेकर जो है वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीएफआई लगातार कह रहा है कि वो समाज से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार की जो गलत नीति है उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस का कहना है, स्थानीय पुलिस का कहना है कि उनके पास बाकायदा देखिए दिनेश, दो तरह की कार्रवाई हो रही है जो इस बात की पुष्टि करते हैं। देखिए दो तरह से हो रही है। एक एटीएस है जो कि यहां पर जो टेररिस्ट एंगल है उसको देख रहे हैं, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है एटीएस के पास कि आतंकवादी गतियों में मिले हुए हैं। एनआईए के पास टेररिज्म के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडिंग, क्योंकि फंडिंग को लेकर जो बात हुई है, फंडिंग कहां से आई, कैसे हुई। क्योंकि अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई है, गुजरात के भी कई शहरों में इस वक्त पीएफआई पर एक्शन हो रहा है। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, बनासकांठा में रेड की जा रही है। तो पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अलग अलग इलाकों में इस वक्त गुजरात के पीएफआई को लेकर रेड की जा रही है। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, बनासकांठा में रेड हो रही है और इसमें 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो एक एक करके आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ये तमाम वो एक एक शहर है, यहां पर इस वक्त रेड की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता निर्णय कपूर भी जुड़ गए। निर्णय, आपके पास क्या अपडेट है इस रेड को लेकर? देखिए, आपको पहले तो बता दें कि जो देशव्यापी रेड चल रही हैं, जो देशव्यापी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसी का ये एक पार्ट था जिसमें सेंट्रल आईबी का इनपुट था 7 लोगों के खिलाफ, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि ये पीएफआई के सिंपैथाइजर है। और बाकी जो 8 लोग हैं उसके बारे में जानकारी गुजरात पुलिस की टीम ने जुटाई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो 4 जिले हैं, बनासकांठा, नवसारी, सूरत और अहमदाबाद, यहाँ की जो एसओजीज हैं वो इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। और कल देर रात इन 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके बारे में काफी स्ट्रॉन्ग इनपुट थे के फॉरेन कनेक्शंस के बारे में। और बताया ये जा रहा है कि अलग अलग जगह पीएफआई के जो कैंप्स थे उसमें ये लोग गए थे और पीएफआई की जो परेड भी हुई थी उसको भी इन्होंने अटेंड किया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं अमित, के वैसे पीएफआई का कोई प्रेजेंस नहीं है गुजरात में, लेकिन जो उसकी पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसके फुटप्रिंट्स जरूर हैं गुजरात के कई जिलों में। और इसी वजह से इनकी जो एक्टिविटीज हैं उसको काफी समय से मॉनिटर भी किया जा रहा था गुजरात पुलिस द्वारा भी। और अब जब ये इनपुट मिला है तो इनको हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जो तमाम एंगल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है कि इनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल तक था। क्योंकि गुजरात, देखिए गुजरात एक कमर्शियल हब बनता जा रहा है, तो होता है ना फंडिंग, क्या फंडिंग को लेकर ही ये सारी चीजें रेड हो रही है? क्योंकि आपने कहा कि प्रेजेंस उनका ज्यादा नहीं है, क्या गुजरात से फंडिंग हो रही थी पीएफआई को?
देखिए, अभी इस मामले में कोई भी जानकारी जो है वो शेयर नहीं की गई, लेकिन जिस प्रकार से ये इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, एक साथ 15 लोगों को अलग अलग जगह से हिरासत में लिया गया, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग इनपुट होंगे कुछ इन चीजों से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी आज से 2 या 2.5 महीने पहले नवसारी में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था। नवसारी के अंदर 5 युवकों को अरेस्ट किया गया था पुलिस द्वारा, जो अभी भी जेल में है। इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से बहुत सारी जानकारी पुलिस को मिली थी और इन्होंने काफी भड़काने वाली पोस्ट भी शेयर की थी। तो धीरे धीरे ये एक्टिविटी पनप रही थी गुजरात में, अब किस लेवल तक गई है ये अब इस जांच के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, तो निर्णय ने हमें सारी जानकारी ये दी है कि भले ही गुजरात में पीएफआई के बहुत कदम मजबूत ना हो, लेकिन उनके कुछ ऐसे चीजें, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसके यहाँ पर काफी सारे सदस्य हैं और यहाँ पर जो सिंपैथाइजर्स हैं पीएफआई के, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उनके हेडक्वार्टर के साथ। खास तौर पर केरल में जो उनकी सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती है, आपको बता दें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये वो सभी राज्य हैं जहां पर इस वक्त रेड डाली जा रही है। कर्नाटक, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और असम, ये वो अलग अलग राज्य जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। विशाल, देखिए दूसरे राउंड की छापेमारी है, तो इसमें कितनी तेजी से जो बैन करने की, पीएफआई पर बैन करने की तलवार कितनी तेजी से लटक रही है? देखिए पूजा, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पहले के दिनों को याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से पीएफआई ने अपने आप को एक्टिव किया, किस तरीके से पीएफआई जिम्मेदार थी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में। जब दंगा हुआ था सीए एनआरसी को लेकर के, उसमें सबसे पहले पीएफआई का नाम सामने आया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को भड़का रहा है, सुनियोजित तरीके से दंगा करा रहा है, पुलिस लोगों को टारगेट कर रहा है और मुस्लिम नौजवानों के दिमाग को रेडिकलाइज कर रहा है। इसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शहरों में दंगा भड़का है, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया है। टेरर एक्टिविटीज से, टेरर फंडिंग से इस पूरे मामले को जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि जो टेरर फंडिंग के जरिए इनके पास पैसे आ रहा था, उसको लेकर के जो लेखा जोखा है एनआईए उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर इनके पास जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, उनमें जिस तरीके की बातें कही गई हैं, उसमें जिस तरीके से आईडीज बॉम्ब बनाने की बात कही गई है, वीएचपी और आरएसएस के लीडर्स को टारगेट करने की बात कही है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एमएचए को जाएगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जाएगी, उसमें इस बात की प्रबल संभावना नजर आ रही है कि राज्य सरकार रिकमेंड करेगी केंद्र सरकार को कि जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिल रहे हैं, जो सीजर्स इनके पास से हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि ये पूरी तरीके से टेरर आउटफुट के रूप में दिख रही है। लिहाजा पीएफआई को बैन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जब सिमी एक पूरी तरीके से प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, उसके बाद जिस तरीके से सिमी एक नए रूप में सामने आया है, तो वो पीएफआई का ही रूप है। तो बहुत उम्मीद की जा सकती है कि पीएफआई को भी बैन करने की पूरी तैयारी हो सकती है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पीएफआई को इस बात का अंदाजा है राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर हो सकती है, तो राज्य सरकार की ओर से रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य या फिर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर नेता है जिन्होंने इसका जिक्र किया है कि पीएफआई की जो एक्टिविटीज है उसको देखते उस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें तफ्तीश चल रही है और कानून के तहत ये चीजें होंगी। एक बार महाराष्ट्र का रुख करते हैं, महाराष्ट्र में भी इस वक्त जगह जगह पर एटीएस छापेमारी कर रही है एनआईए के साथ मिलकर। दिनेश, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां से जब आईएस से जब चीजें हो रही थी तो कई सारे युवा थे जो इन्फ्लुएंस हुए थे, आईएसआईएस में भी गए थे। जो अभी जो छापेमारी हो रही है उसमें बात क्लियरली निकल के आया कि केरल से, कासरगोड से जो तमाम कई सारे युवा गए थे जो पीएफआई के ही सदस्य थे, जो बाद में आईएसआईएस के साथ जुड़ गए। तो ऐसे में महाराष्ट्र एटीएस के लिए कितना जरूरी हो जाता है पीएफआई की एक्टिविटीज को देखते हुए कि वो उन सिंपैथाइजर्स को या फिर जो रेडिकलाइज हो चुके हैं उन युवाओं तक पहुंचे या फिर उनके मॉड्यूल तक पहुंचे। कितना मुश्किल है महाराष्ट्र में इसको क्रैक कर पाना इस वक्त? जी देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है न सिर्फ महाराष्ट्र एटीएस के लिए बल्कि राष्ट्रीय एजेंसी के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर वल्नरेबल ग्रुप्स है, युवा हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से ये जो पीएफआई हो या फिर अन्य कोई आतंकी संगठन जो टारगेट कर लेते। और पहले जो है बहुत मुश्किल हुआ करता था, मैन टू मैन मिलकर जो है उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब नए तकनीक जो आई है उसका इस्तेमाल कर जो है, चाहे फिर टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करें या फिर धर्म का इस्तेमाल, पहले वो क्या करते हैं लेकिन अब जो है
जो ऑनलाइन भी जो है दिनेश आपको रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है। कर्नाटक में पीएफआई में छापेमारी लगातार जारी है। बीदर के पीएफआई जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। कोलार से पीएफआई के 6 सदस्य हिरासत में ले लिए गए हैं। मंगलुरु में 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कर्नाटक से बड़ी जानकारी, पीएफआई के 6 लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिए गए हैं। हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, आपके पास इस रेड को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, अब तक आज सुबह से ये कार्रवाई, कर्नाटक पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि 70 लोग जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, खासतौर पर नॉर्थ कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका, जहां पर पीएफआई का प्रेजेंस ज्यादा है, वहां से इन लोगों को कस्टडी में लिया गया है। 2 तरह की इसमें प्रिवेंटिव कस्टडी ली गई है। एक तो सीआरपीसी के तहत लिया गया है और दूसरा प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट जो है पीएआर के तहत लिया गया है। ये आशंका जताई जा रही थी क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि चल रही है, जो पीएफआई के लीडर्स अरेस्ट हुए हैं एनआईए की रेड में, ऐसा की आशंका थी पुलिस को कि ये जो सेकंड और थर्ड रैंक के लीडर्स हैं, ये बड़े लेवल पर राज्य में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। इस वजह से इन सभी लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। ऐसा बताया गया है टॉप फोर्सेस की तरफ से कि इनमें से जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा ताकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सामान्य रखा जाए। राघवन, ये तो दूसरे राउंड की छापेमारी है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो अभी तक उसमें क्या जानकारी मिल पाई है उसको लेकर? ये देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से हुई थी और उसमें जितने भी टॉप लीडर्स हैं पीएफआई के, मोहम्मद जो अनीस हैं यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी है पीएफआई के बेंगलुरु से, उनके साथ तमाम बड़े नेताओं को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सबको अरेस्ट किया गया था। मंशा यही थी कि जिस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में ये संगठन शामिल था, उसे पूरी तरह से क्रैक डाउन बिल्कुल, जो किया जाए। पिछला जो रेड हुआ था, पिछले रेड से लिंक करते हुए दूसरी रेड ये हो रही है, जिसमें अब तक 70 से ज्यादा मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है। राघवन, 70 से ज्यादा मेंबर्स को हिरासत में लिया जाना, इसका मतलब साफ है कि पिछला जो रेड था उसमें कई सारे अहम सबूत या लिंक्स मिले होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें जो डीजीपी है उनका ये कहना है कि राज्य पुलिस की कार्रवाई है। ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि उनके अरेस्ट के बाद राज्य में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट की प्लानिंग हो रही थी, जिससे पुलिस को, राज्य सरकार को ऐसा लग रहा था कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। फेस्टिव सीजन से, नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद दिवाली आने वाली है। ऐसे में पुलिस को लगा कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई की। ये लोग, आपको ध्यान रखना होगा अमित कि ये लोग वो लोग हैं जो पीएफआई के लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद लगातार सोशल मीडिया बिल्कुल एक्टिव थे, जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे सभी लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल, तो उन लोगों को हिरासत में लिया गया प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से, क्योंकि जब रेड्स हुए तो उसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया था और सभी ने देखा था किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए थे, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर केरल, और यही वजह है कि प्रिवेंटिव कस्टडी में इनको रखा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।